So this class which we had posted is dedicated to discussing Indian polity, and this will be the part 1. So I am writing title here, Indian polity, part 1. And what we will be discussing today in this class, कि जो स्टडी जो कंटेंट है बेसिकली इट विल कैरी कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, उसके बाद इसके साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम पॉलिटी की समझेंगे कि एक्चुअल में पॉलिटी का क्या है क्या और किस तरह से वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेम में दिखती है। उसके बाद हम कवर करेंगे इसके अंदर द डिटेल्स रिलेटेड टू शेड्यूल्स, पार्ट्स, articles, few of the articles, and recently hope you all must have seen news the case which was quoted by Supreme Court. Can any one of you, Akriti, Khanak, Sanjeet, can any one of you tell me which is that case which is currently is being discussed by the parliament as well as the judiciary? पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। Yes. सर थोड़ा सा Few तो याद है, important सेम सेक्स मैरिज का कुछ इशू है क्या अभी? that is okay. Apart from that, currently Parliament, there is a conflict between Parliament and the judiciary related to transsexual communities. So that we cannot consider that as a constitutional case, though public interest litigation has been filed by the stakeholders, especially of this community. So again, that can be. So but we will be discussing meanwhile few of the aspects related to the polity, like important features of the constitution. Next, that is preamble. Thereafter, fundamental rights. Thereafter, directive principle of state policy. State policy. These are few of the topics which we will be covering today. Laconically. तो इसमें हम ये देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कब से इसको आप कैन यू आप मुझे बता सकते हो कौन सा टाइम आपको लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो इवोल्व हुआ हमारा, तो कौन सा टाइम हम उसको माने जब से एक लाइन ऑफ डिमार्केशन एस्टेब्लिश होती है? तो जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से पहले का जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इस दिन बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हुआ, तो अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इवोल्यूशन, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो प्रोसेस भी थोड़ा सा उसको हम समझ कि क्या रहा है। तो अगर हम हिस्टोरिकल रिव्यू करते हैं थोड़ा सा, तो हिस्टोरिकल रिव्यू को हम हिस्टोरिकल रिव्यू हम करेंगे 1601, जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और एक ये मैं कंटिन्यूम बना देता हूँ टाइम का, आप कह सकते हो कि 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी
उसके बाद करीब 1750 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी या कह सकते हो जो ब्रिटिश रूल था वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। 1750 के बाद मतलब लेटर 18 एडी और वी कैन से सीई कॉमन ईरा। पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि पहले हम लिखते थे एडी एंड दैट इज बीसी एंड एडी। अब इसको हम रिप्लेस करके क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा आप में से? बीसी और एडी के बजाय आप क्या लिखा जाने लगा है? BCE before common era and AD means CE that is common era. तो after that death और before Christ है ना, एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट, इनको अब रिप्लेस कर दिया है करंट लिटरेचर में। अब उसको लिखा जाता है BCE एंड CE, तो यहाँ पर हम C लिखेंगे। और इसके बाद का जो डेवलपमेंट है 1947 के आसपास, यहाँ तक काफी कुछ एक आप कह सकते हो कि जो हिस्टोरिकल एक अपहेवल था, एक चेंज था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और उसने काफी मेच्योरिटी प्रोवाइड करी इंडियन पॉलिटी को भी। हालांकि काफी हद तक बहुत सारे प्रोविजंस ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया रही काफी लंबे समय तक, तो वो उसकी वजह से काफी सारी प्रोविजंस जो है वो मेच्योर फॉर्म में तब तक हो चुके थे, और उसके बाद फिर अब अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन, आप मुझे अभी कंसेप्चुअली बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है ना? सर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सॉरी सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली दैट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और एस्टैब्लिश करता है। उससे क्या फायदा मिलता है? जिससे कि पीपल कुड बी गवर्नड, वो गवर्न किए जा सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बहुत नया है नहीं कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब बेसिकली, थोड़ा सा मुझे बता दो। हम्म। एक तरह से सर पीपुल्स गॉन्स की बात होती है। हाँ पीपल लोगों के हाँ, तो हिस्ट्री प्रति। के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारे यहाँ पर जो पहले जो ऋग्वेदा, अथर्ववेदा जो हुआ करते थे, उसमें जनरल असेंबली सभा का और समिति का कंसेप्ट हुआ करता था। सभा, सभा मीन्स जनरल असेंबली, और समिति, समिति मीन्स हाउस ऑफ एल्डर्स। मीन्स यहाँ पर इलीट लोग हुआ करते थे और यहाँ पर कॉमन लोग हुआ करते थे, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉमन पीपल। सभा बोला जाता था और समिति बोला जाता था, और इन सब का जो जिक्र है ये ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में मिलता है। ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में मिलता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम है ये बहुत पुराना है, और स्पेशली इंडिया, हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसे जो सिस्टम रहे हैं वो वर्थ स्टडी रहे हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है सिटीजन्स को गवर्न करने में। उसके बाद बात आती है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, ज्यादातर वो एंशियंट टाइम में
कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम थे वो एंशियंट टाइम में ज्यादातर हिंदूज के द्वारा हिंदू एस्टेब्लिश किए जाते थे। और उसके बाद जब मिडिवल ईरा आया, ये हम बात कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के टाइप की हम बात करते हैं, एंशियंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें तो अब मिडिवल हिस्ट्री जो है वो किससे जानी जाती है? वो बेसिकली मुस्लिम रूल जो इंडिया में रहा। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिश रूल। तो अगर हम इस टाइमलाइन पर जाएं वापस यहां पर, तो करीब करीब यहाँ ये 1916 से पहले का जो टाइम था ये मिडिवल था। और ये जो टाइम है अब यहां से हम कह सकते हैं 1600 के अराउंड से मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इवोल्व होनी शुरू हुई, और अब तक हम उसे मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हैं। तो ये उस टाइम का डेवलपमेंट था। अच्छा, 1601 के आसपास ट्रेड के लिए और ट्रेड किस रूट से हुआ? आपको एक सिल्क रूट भी हुआ करता था, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सिल्क रूट। और बेसिकली जो उस टाइम पर जो वॉयज हुआ करती थी वो बेसिकली सी रूट्स को आइडेंटिफाई करने की गई थी। तो जो इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए इंग्लिश पीपल आए, इंग्लिश पीपल के साथ साथ पोर्टुगीज, ये एक जनरल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको थोड़ा पता भी होगा। ठीक है, तो ये बट अगर हम करंट पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंग्लिश पीपल और इंग्लिश रूल इज करंटली द मेन मोटिव ऑफ डिस्कशन। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जो कुछ एक डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो ये उस टाइम का डेवलपमेंट था। 1601 में कंपनी ने जो कंपनी थी उसका नाम क्या था कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो चार्टर लेकर के आई ब्रिटिश क्राउन से, चार्टर लिया। चार्टर का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओगे? आकृति, श्वेता, श्वेता, आकृति, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। संजीत, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आइडिया आ रहा है। श्वेता बताओगे? आकृति, पहले तो आप लोग यस और नो बोलो कि आप क्लास में हो भी कि नहीं हो, लॉग इन करके तो नहीं चले गए? यस सर। नहीं, मीनिंग तो नहीं पता। चार्टर का मतलब होता है, हिंदी में हम बता देते हैं, इसको बोलते हैं राजपत्र। चार्टर, राजपत्र मीन्स मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट और बाई गवर्नमेंट। जैसे उस टाइम पर ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, तो ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर तैयार किया। चार्टर मीन्स ए डॉक्यूमेंट कैरिंग द कंडीशंस एंड लिस्ट ऑथराइजिंग द होल्डर ऑफ चार्टर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो वो चार्टर होता है। जैसे अगर अभी भी आप अगर कोई कानून को देखोगे तो उस पर लिखा हुआ होता है चार्टर्ड, ठीक है ना? तो सर हाँ, ठीक है ना? आप आज कोई जो भी अभी रिसेंट अगर कोई भी आप अगर हिंदुस्तान का कानून मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की साइट पर जाकर के आप जब उसे डाउनलोड करोगे तो वहां पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर, ठीक है ना? भारत का राजपत्र। सर बुरा नहीं माने तो एक सवाल पूछता हूँ सर, जो हाँ हाँ अभी राजपत्री जो आता है, जो जिसको गजेटियर बोलते हैं, हाँ, तो गजेटियर भी बोलते हैं और चार्टर भी बोलते हैं। गजेटियर और चार्टर में थोड़ा सा फर्क है। हाँ यही जानना था सर। हाँ, गजेटियर, चार्टर बेसिकली गजट जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है आपके
जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और चार्टर्ड होता है जो जो पार्लियामेंट से प्रोड्यूस होता है। ओके सर, ओके सर। समझ गए? गजटियर यस। जो है वो पार्लियामेंट्री नहीं होता, वो ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको ये वो करती है। उसको उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी रिलीज करती है, और चार्टर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी रिलीज करती है। और ऐसा नहीं है कि गजट गजट जो है वो पार्लियामेंट रिलीज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी रिलीज कर सकता है, बट चार्टर इज द ट्रू फॉर्म ऑफ लॉ। ठीक है? और ओके गजट सर। गजट को और किस फॉर्म में तो बोल सकते हो आप? कोई मुझे बताएगा? आकृति, श्वेता? हम्म बताओगे? सुना होगा ना, गजेटेड ऑफिसर। दो गजट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम चार्टर। समझ रहे हैं? गजट यस सर। ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम चार्टर। ठीक है? जैसे गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ना, तो दैट सो अब ये ध्यान रखना कि गजट का मतलब इट इज रिलेटेड टू, मोर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव, while charter is more related to the legislator or legislation. ठीक है? ओके सर। हम्म अब ये एक डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट, ये छोटा छोटा सा मैं आपको रिव्यू, तो ट्रेड के लिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंग्लिश पीपल की कंपनीज का ही नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फ्रेंच भी आए, ड्यूस भी आए, पोर्टुगीज भी आए। तो उन्होंने भी अपनी कंपनीज का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, क्योंकि जो कंट्री है वो ईस्ट में फॉल करता है, और ज्यादातर इन कंट्रीज को हम वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ की जो उनकी यात्रा थी, समुद्री यात्रा थी, और जो कंपनी उन्होंने फॉर्म करके, जो फंड लेकर के जब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया ट्रेड रूट आइडेंटिफाई करने के लिए, सी बेस्ड ट्रेड रूट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उन कंपनीज का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और इसी तरह की एक ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंग्लिश पीपल ने बनाई थी। तो उसके बाद जब ये चार्टर बना, चार्टर 600, चार्टर ऑफ 600 में 1601 में चार्टर बना। उसके बाद इसमें फर्दर अमेंडमेंट हुए, फर्दर रिक्वायरमेंट वो प्रोड्यूस की गई कंपनी के द्वारा, और वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने ये चार्टर जो है 609 के आसपास, फिर चार्टर चार्टर में मल्टीपल अमेंडमेंट होते चले गए, और मल्टीपल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस और रीजनेबल लॉ जो हैं वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाने लगे। किस लिए किए जाने लगे? किस लिए किए जाने लगे? फॉर गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए। ये सब जो है सिलसिला उस टाइम तक चलता रहा। और जो लेजिस्लेटिव पावर थी कंपनी को, कंपनी के पास किस तरह की, चार्टर ने क्या किया था कंपनी के लिए? कंपनी को लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर दी थी। लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मींस एबिलिटी और ऑथोरिटी, ऑथोरिटी टू मेक लॉज। ठीक है? ये दी थी, लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर थी। और 1609 में फिर अमेंडमेंट हुआ, 1661 में अमेंडमेंट हुए, और मल्टीपल अमेंडमेंट हुए। और जो सबसे बड़ा जो चार्टर उसके बाद बना, वो चार्टर बना 1736 का। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है 1730 के चार्टर की। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि प्रायर टू दैट देयर वाज नो मेयर्स कोर्ट इन इंडिया। मेयर्स कोर्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई मेयर कोर्ट नहीं हुआ करती थी। जो चार्टर थे वो कंपनी को और उसके सर्वेंट्स को पावर देते थे कि वो बिजनेस को रेगुलेट करें और जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करें। लेकिन कुछ एक जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं
वो आने शुरू हो गए थे। तो 1726 में, सॉरी 17, दैट इज 1720, सर 26 था ना सर? हाँ 1726, जब इन 1726 के चार्टर में जो मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश की, और उसको वो मेयर कोर्ट जो है एस्टेब्लिश की गई थी, मेयर्स कोर्ट, वो उस टाइम पर तीन प्रेसिडेंसीज थी, तीन प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी, कुछ याद है? पढ़ा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाँ प्रेसिडेंसी, हाँ, तीन प्रेसिडेंसी मद्रास थे। एंड बॉम्बे, ये तीन प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद जो इससे क्या हुआ, इस सबको करने से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर अब कंपनी जो रूल बनाती थी, वो रूल कंपनी ने बना करके इंग्लिश लॉ का, इंग्लिश लॉ वो एस्टेब्लिश हुआ इंडिया के पहली बार। इंग्लिश लॉ इंडिया के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया गया इंट्रोड्यूस था। हुआ। और जो आ, इसी 1726 से लेकर के 1726 से 1800 के अराउंड, कॉमन ईरा के अराउंड, मुगल पावर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। मुगल पावर का, मुगल पावर डिसइंटीग्रेशन, ये आपने पढ़ा भी होगा, प्लासी का बैटल, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच हुआ था, कुछ याद है? हम्म, सिराजुद्दौला एंड हाँ, सिराज सिराजुद्दौला एंड कंपनी के बीच में। दौला कंपनी के बीच में हुआ था। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पर जब कंपनी ने मुगल पावर को डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो उसके बाद दीवानी जो है, दीवानी क्या होता है बताएंगे? दीवानी, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, नॉट ऑल, ये जो दीवानी है ये कंपनी के हाथ में पहुंच गई। ठीक है, ये ब्रिटिश रूल का एंड लॉ का पार्ट वो बन गई। दीवानी मींस बेसिकली पावर टू, पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। रिवेन्यू, रिवेन्यू हाँ, रेवेन्यू बेसिकली नहीं। जनरल टर्म है, बट रेवेन्यू कंस्टिट्यूट किससे होता है? कलेक्शन ऑफ टैक्स से। यस। हाँ? जब टैक्स कलेक्ट होता है तब रेवेन्यू बनेगा ना। ठीक है जी, ये हुआ। तो उसके बाद जब ब्रिटिश लॉ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हो गया, अब इस टाइम तक कंपनी में करप्शन काफी हो चुका था। कंपनी वाज फिल्ड विद करप्शन, और माल एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिपोर्ट जो है वो क्राउन के पास जाने लगी, ये रिपोर्ट क्राउन के पास जाने लगी। और क्यों ऐसा हुआ करप्शन की? बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बहुत सारा जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। एमेसमेंट ऑफ वेल्थ बहुत इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी के लेवल पर आ गई, बैंक्रप्सी के लेवल पे आ गई। ठीक है जी। आपका अब कोई भी कंट्री जिसको कोई कंपनी कमा के दे रही हो, और इतनी बड़ी कंपनी हो, अगर वो बैंक्रप्सी के लेवल पे आती है, तो कोई भी सेंसिबल डिस्पेंसेशन जो है वो उसको रिव्यू करेगा। तो जब वो रिव्यू, उसका फिर रिव्यू स्टार्ट किया गया, और एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई। शायद आप लोगों ने शायद इसको थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। उस टाइम पर एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी जो अपनी रिपोर्ट क्राउन को, सीक्रेट कमेटी वो बनाएगी जो अपनी रिपोर्ट क्राउन को प्रोड्यूस करती थी। और उसके बाद बनाया गया जिस एक्ट का नाम था, पहला एक्ट जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सॉरी
1773। तो कंपनी को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर लाया गया, जो क्राउन ने प्रोड्यूस किया था। इसका काम था बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको मैं इन्यूमरेट करता चलता हूं, यहां पर देखते चलिएगा, बहुत फास्टर करेंगे इसको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां पर कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश क्राउन ने। क्राउन, उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश की गई इसी दौरान। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई, कहां एस्टैब्लिश हुई? कैलकाटा में, कोलकाता में एस्टैब्लिश हुई। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिए। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ एम्पावर किए गए थे। ये फर्स्ट इन्वेजन था ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के अंदर। दूसरा पार्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया 1783 में, 1783 एंड 4 के आसपास, 84 के आसपास। पिट्स इंडिया एक्ट 1783-84 के आसपास आया। और इसमें जो है वो इंडियन अफेयर्स को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। इसको हम सीधा डायरेक्ट कंट्रोल लिख देते हैं, ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये हुआ। हालांकि ये काफी लंबे एक्ट हैं, काफी काफी सारे इनके अंदर डिटेल्स हैं, बट जो की डिटेल्स है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो फर्दर डेवलपमेंट है ये मैं आपको और बताऊंगा। और को एक 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 ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हुए हैं, इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा लिस्ट है ये, जिसको अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो डिस्कस हो जाए। तो इसमें जो लास्ट वाले 2-3 हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको हम शुरू करते हैं सीआर फॉर्मूला से। सीआर फॉर्मूला जो था वो 1944 में आया। सीआर फॉर्मूले के अंदर जो मुस्लिम लीग थी, चल नहीं, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक आप ये मानो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मींस गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया को इंडिपेंडेंट किया गया, उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहां तक का जो डेवलपमेंट है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मानते हैं इंडिया की। ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन derived from, बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ act. Multiple acts has been produced by the British government at that time, and Government of India Act 1935 played very important role reforming lots of
earlier provisions of charters and different Indian council acts. तो बहुत सारे काउंसिल एक्ट्स बनाए गए, उनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। उन रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में वेल ऑर्गेनाइज किया गया, और ज्यादातर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिफ्लेक्शन आता है। तो लास्ट जो इंडिपेंडेंट हमारे कंट्री का जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया, दैट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसी टाइम पर 1947 के टाइम पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मिलके काम कर रहे थे कलेक्टिवली। स्पेशली एक तरह की ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ऑटोनॉमी दे दी गई थी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को टू फॉर्म द डॉक्यूमेंट टू रूल और गवर्न इंडिया इंडिपेंडेंटली। ये दे दिया गया, ठीक है। तो अब हम जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको थोड़ा सा देखते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना? तो सबसे पहले एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। नाम अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये लोगों की एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिसके अंदर डिफरेंट कमेटीज थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट कमिटीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब उसको फ्रेम किया, तो उस फ्रेम करने वाली कमेटी को बोला गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनते रहो। तुम तीन ही लोग आते हो इन जनरल क्लास में, बाकी लोग क्यों नहीं आते हैं? श्वेता, आकृति, सुन रहे हो? एनी डाउट? अभी तक कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट है नहीं, सिंपल है, और बहुत सिंप्लीफाई करके ही मैं से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारी डिटेल्स छोड़ दी है इसलिए कि वो बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, बट एक क्रोनोलॉजिकल और एक सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाएगी। इसको हम क्लास को ऐसा नहीं कि एक ही बार कर रहे हैं, आपके एग्जाम तक ये क्लासेस कई बार रिपीट होंगी, जिसमें डिटेल जो है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले किसने फॉरवर्ड किया था ये भी आप जान लीजिए। एमएन रॉय साहब ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एक्सटेंड किया था, एक्सटेंडेड और से प्रपोज्ड, ये प्रपोज किया था, और इसको 1940 के आसपास वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसके बाद एक उससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान था जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का डिस्कशन हुआ था। 1946 के आसपास की ये बात है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट हुआ कि मेंबरशिप प्लान जो है वो रखा गया, जो कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर था। और उसमें बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मतलब आप समझ रहे हैं, आज के रेफरेंस में आपने असेंबली वर्ड कहीं और भी सुना होगा। जैसे हम अभी इलेक्शन की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस, ठीक है ना। हर एक स्टेट के अंदर असेंबलीज हैं, और वो में एक रिप्रेजेंटेटिव रेशो पॉपुलेशन का वो रखा गया। तो उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर
जो पॉपुलेशन रेशो था वो करीब 1:10 का रखा गया, 1:10 lakhs। मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक जो है वो मेंबर होगा, जिसको आप एमएलए कह सकते हो। ठीक है, ये उस टाइम की बात है। और जो मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे वो इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, और वो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर हुआ। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल, प्रोविंस मींस सर प्रांतीय हाँ, होता है ना? हाँ स्टेट बोलिए, स्टेट बोलो, स्टेट। आज हम जिसे स्टेट बोलते हैं वो हाँ प्रोविंस हुआ करता था। जैसे यूपी, यस, यूपी हम बोलते हैं तो यूपी की फुल फॉर्म क्या थी? यूनाइटेड अभी तो प्रोविंस हम, था हाँ उसका पूरा। यूनाइटेड प्रोविंस थी। अब इसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, बट अर्लियर इट वाज यूनाइटेड यस प्रोविंस। सर। ठीक है ना? तो इट वाज यूनाइटेड प्रोविंस, और करंटली हम इसे स्टेट बोलते हैं। तो उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिफरेंट कमेटीज बनाई गई, और असेंबली ने करीब करीब 22 कमेटी बनाई थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर करीब करीब 22 कमेटी थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, और इसके हेड हुआ करते थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हेड हुआ करते थे। तो कभी पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब थे, ये आप बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, और उसको कंप्लीटली अडॉप्ट और इनेक्ट कराने में करीब 3 साल का, 3 ईयर, नियरली 3 इयर्स, मींस लेस देन कह सकते हो, थोड़े ही दिन कम लगे थे, लेस देन 3 इयर्स लगे थे मोटे मोटे तौर पर इसके कुछ है 2 साल 11 महीने, इस तरह का कुछ एक टाइम है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो। हालांकि उसकी इतनी इतने माइक्रो डिटेल की जरूरत है नहीं। तो नवंबर 26 1949 में, नवंबर 26 1949 में करीब करीब 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे, सिग्नेचर टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में उसको अडॉप्ट करने की। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 में वो इनफोर्स हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं। इस दिन जो है वो कंप्लीट डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का। तो ये आप कह सकते हो कि 26 जनवरी 1950 जो है वो भारत को पूर्ण स्वराज और आजादी उस टाइम पर मिली। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटी क्या है, व्हाट इज पॉलिटी। अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में कुछ बात करें। ठीक है, तो अब मुझे उससे पहले आप बताओ कि पॉलिटी क्या है, व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट दिस टर्म एक्सप्लेन्स और प्रोवाइड्स अस कोनोटेशन। आकृति, श्वेता, संजीत। पॉलिटी नहीं, हिंदी तो एक तरह से राज व्यवस्था से ली जाती है, गवर्नेंस के तौर पे ली जाती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं बता सकते सर। राज व्यवस्था, हाँ, हिंदी राज व्यवस्था हुआ सर। तो ये बेसिकली ये सिंबलाइज करती है अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस।
जब हम और अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस की बात करते हैं ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, जरूरी नहीं कि हम अपने यहाँ पर अभी हम जनरली कंसेप्चुअलाइज कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्वेता कुछ समझ में आ रहा है? आर यू फाइंडिंग समथिंग यूजफुल, समथिंग? Yes, sir. आकृति, तो हाँ पॉलिटी सर, आप आ रहा बताओगे कि पॉलिटी क्या है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस दैट दिस अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री विच हेल्प करो, आगे बढ़ो, बोलो कुछ कुछ समझ के बताओ। विच कवर्स व्हाट? पावर्स, रोल्स, functions, पावर वगैरह। functions, restrictions, यही तो कवर होता है अरेंजमेंट में गवर्नेंस के। एंड द इन फिजिकल फॉर्म, और इन फिजिकल फॉर्म, इन फिजिकल फॉर्म कहां कैसे दिखता है हमें? इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, we find the arrangement of government. So in the physical form, ministry and departments represent the arrangement of government carrying power, roles, functions and restrictions. So this is what the polity is. So polity of the country drives. अब polity जो है, ये जो arrangement of government है, इसको power कहां से drive होती है? From where? This polity drive power कहां से ड्राइव करती है? इट ड्राइव्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्राइव करता है। तो अब अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो क्या है ये? फॉर्मली हम लिख देते हैं, आप इसे थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है? तो अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट of governance which drive power from constitution and extend it to various institutions। और जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो यहां पर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? ये इंडियन पॉलिटी है, आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं। और वट एवर यू कैन एड और डिलीट समथिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेसिक फीचर ऑफ पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, देखो ये स्टैटिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ
जनरल अवेयरनेस। तो ये करंट अफेयर्स हुआ या ये जनरल अवेयरनेस स्टैटिक पार्ट हुआ, दिस इज नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग। आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू मोर अराउंड द फैक्ट्स एंड डिटेल्स। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा नीरस हो सकता है। बस एक बात ध्यान रखिए कि रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक तो वो जो ट्रांससेक्सुअल जो आपने बात करी, जिसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ्रेम हुई है पार्लियामेंट में। अभी जो अभी कौन है अटॉर्नी जनरल, बताएंगे कोई मुझे आप में से? तुषार, एक हम्म, तुषार कोई नाम है ना सर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेणुगोपाल के तुषार तुषार नहीं, के वेणु को गोपाल तो रिटायर हो गए। मुकुल ना, मुकुल रोहतगी नहीं तो नहीं नहीं पहले नहीं नहीं, थे। मुकुल रोहतगी तो और बहुत पहले वो थे। हाँ आर तो वेंकटरामनी करंट अटॉर्नी जनरल इज द सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरामानी, ध्यान रखिएगा। तो करंट जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? सर गवर्नमेंट और सरकार और हाँ, बेसिकली आप ये कहो और कि ये सुप्रीम कोर्ट से हाँ, जिसका ये मीडिएट। सरकार के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ ये हाँ प्लीडर हैं, सोलिसिटर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अभी ये सब के ऊपर मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट में। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांससेक्सुअल कम्युनिटी है उसके फेवर में नहीं बात कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के केस का जो एक स्ट्रक्चर जो जिस पर बात हुई थी, केशवानंद भारती केस, जो आप बड़ा फेमस केस है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात की गई थी, फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, केशवानंद भारती केस सुना है? हाँ सर। जो बहुत उस टाइम का लैंडमार्क केस है कि वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, केशवानंद भारती। अभी तो कुछ ही दिन पहले उनका डेथ हुआ है ना सर? हाँ, केशवानंद भारती केस है। बेसिकली ये जो बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी को रियलाइज करता है और जिसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी बोला जाता है, तो वो इसमें डिस्कस हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद का भारती में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी कि कैसे ये डिटरमाइन हो ऐसे केसेस जिन केसेस के अगेंस्ट पार्लियामेंट ने कोई रूल प्रोमलगेट नहीं किया है, और तो वो और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोल क्या है, जिसके बेसिस पर किसी भी लॉ की वीरासिटी और जेन्युइननेस वो तय होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिनमें तीन चार इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिनमें केशवानंद भारती केस है, ओहेलो केस है, और राजा रामपाल केस है। ये तीन केस इंपॉर्टेंट केस हैं जिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर इन केसेस में एक एक ओपिनियन जो है वो बना है, जिसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, जिसमें पीपल की जो सोवेरेनिटी है उसको इंटेक्ट रखने का कोशिश किया गया है। ठीक है, कोहेलो केस, केशवानंद भारती केस एंड राजा रामपाल केस, ये तीन इंपॉर्टेंट केस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी हम बात करते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं, तो क्या कैसा है? डेमोक्रेटिक फॉर्म है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद
जो बेसिक फीचर के अंदर तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर किस किस के बीच में? बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है। तो ये तीन बेसिक फीचर हैं इंडियन पॉलिटी के। एक तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जहां से ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है इंग्लैंड का, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है कि इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो उसको हम अनरिटन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वहां पर किस तरह से जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था वहां पर किस तरह से चलती है उसके बारे में अभी बता देता हूं मैं। वो कैसे चलती होगी? अच्छा, जैसे इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिखता है हमें, और उसका जो जो डिस्पेंसेशन है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के फॉर्म में हमें उसके डॉक्यूमेंट के अंदर सब मेंशन किया गया है, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, और जो क्या कहते हैं जो एजेंसीज हैं उनका उनका कंप्लीट डिटेल दिया गया है। और एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, जो जो कोडी जो 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 कोड्स है, डिफरेंट कोड्स हैं, उन 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 उनमें अगर किसी तरह की रिलेवेंस स्पेसिफिक दिक्कत होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको सॉल्व करता है। अब वहां पर कैसे होता होगा काम, सोच के बताइए कुछ। हम्म, श्वेता, आकृति, वहां कैसे काम होता होगा? वहां पर जो जो भी वहां की एपेक्स कोर्ट है, वो एपेक्स तीन बेसिस पर, हालांकि हर दुनिया की जितनी भी एपेक्स कोर्ट हैं वो तीन बेसिस पर काम करती हैं। विच वन? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। गुड कॉन्साइंस पर काम करती है। इसके साथ वहां के जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, वो गाइडिंग डॉक्यूमेंट का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करते हैं। जब भी वहां पर कोई किसी पर्टिकुलर मैटर को डिसाइड करना होता है तो प्रेसिडेंसेस को उठाया जाता है। प्रेसिडेंसेस मींस प्रेसिडेंस, बताओगे आकृति प्रेसिडेंस क्या होता है? श्वेता, एम आई ऑडिबल? श्वेता, आर यू देयर? आकृति, बस नहीं आइडिया सर। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोर्ट में कोई केस फाइल किया, तो उससे जैसे पहले क्या कोई केस फाइल हुए हैं, और वो अगर इस तरह के मैटर में पहले जो केस फाइल हुए हैं उनमें किस तरह के जजमेंट आए हैं, सिमिलर टाइप ऑफ केसेस जब वो डिसाइड होते हैं, जब उनका रेफरेंस लिया जाता है तो उनको प्रेसिडेंस बोला जाता है। जैसे घर में एक बच्चा है, उस बच्चे ने किसी एक पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर शैतानी कर दी उसने, तो उस शैतानी के केस में मदर ने, माता ने या पिता ने बोला कि भैया अब तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। तो बोले कि जी मैं बाहर जाके क्यों खड़े हो जाऊं? क्योंकि सिमिलर मिस्टेक पर आपकी सिस्टर को या आपके ब्रदर को, छोटा हो बड़ा हो, इसी तरह का दंड दिया गया था। तो वो जो सिमिलर मिस्टेक्स हैं, दैट वाज द केस। और जो डिसाइड हुआ था, वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट बेसिकली प्रेसिडेंस का काम करता है, टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ एंटायर डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। तो वहां पर जितनी भी प्रेसिडेंसेस हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं।
डेस्पाइट रिटन डॉक्यूमेंट, अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर जो डिस्पेंसेशन है वो इस तरह से चलता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम लॉज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये छोटे से डिटेल हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, आप जब उसे देखेंगे तो उसके अंदर शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं। ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये बात है 26 नवंबर 1949 की। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर जो प्रियम्बल के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। उसको 22 पार्ट्स में आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स थी। ये बात कब की है? 26 नवंबर 1949 की। प्रियम्बल के साथ 395 आर्टिकल्स को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब क्या है स्टेटस है? आज अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं। कितने पार्ट्स में है? 25 पार्ट्स में है। और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। ये ध्यान रखिएगा। कितने आर्टिकल है अभी करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 448। 448। और अमेंडमेंट भी हुए हैं। अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट की भी हम बात करते हैं तो करीब 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो केस चल रहा है ट्रांस सेक्सुअल कम्युनिटी का, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिमांड कर रहा है। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन का ऐड होना या डिलीट होना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और वो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर उसको रखा जाता है और वो बेसिक फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी करंट स्टेटस के फॉर्म में ये बताया है। अच्छा, दूसरी एक बात, हाँ, इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ सोर्सेस थे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से ये डॉक्यूमेंट क्या किया गया, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली कंपाइल किया गया है, कंपाइल एंड कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड हमारे देश काल और परिस्थिति के हिसाब से इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका एक टेबुलर फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेजर प्रोविजंस रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, उनके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बाइकैमरल पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सिंगल सिटीजन है, ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है। यूएसए से भी कुछ प्रोविजंस वो ड्राइव किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिया गया है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो जाते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं और बैलेट्स है। कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया है।
रेजिडुअल पावर्स ली गई हैं। और साउथ अफ्रीका से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो लिया गया है, और इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है। आयरलैंड से कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा मेंबर्स वो लिए गए हैं। तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको आप जो डॉक्यूमेंट आप इसके इसके अगेंस्ट, क्लास के अगेंस्ट आपको मिलेगा, आप उसमें उसे पढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ जो शेड्यूल्स हैं, जिन शेड्यूल्स के अंदर सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं, जैसे अभी शेड्यूल कितने 12 शेड्यूल है। तो अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल जो है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शेड्यूल, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट मैटर, और यहाँ पर लिखते हैं हम आर्टिकल्स। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल हैं, जिसमें स्टेट्स का नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब उत्तर प्रदेश कितना बड़ा होना चाहिए, महाराष्ट्र कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी लिमिट्स क्या हैं, वो और उनके नाम, यूनियन टेरिटरीज और उनका जो एक्सटेंड है, उनका जो एरिया है, ये आर्टिकल 1 to 4 शेड्यूल 1 के अंदर आता है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल के अंदर जो एम्यूलमेंट और अलाउंसेस रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और सेकंड शेड्यूल के अंदर जो आर्टिकल्स कवर होते हैं वो 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158 एंड सो ऑन। और भी कुछ है, मुझे जो याद थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इस तरह से सेकंड शेड्यूल के अंदर ये वाले प्रोविजंस आते हैं, और ये प्रोविजंस बेसिकली जैसे राष्ट्रपति की क्या तनख्वाह होगी, उनको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर का के लिए क्या प्रिविलेजेस होंगी, अमेंडमेंट्स क्या होंगे, और कई सारे प्रोविजंस इसके अंदर आते हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या कैसे अपॉइंटमेंट होगा, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, अमेंडमेंट्स क्या होंगे, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इससे रिलेटेड एक टेबल जो है वो आपको डॉक्यूमेंट में मैंने प्रोवाइड किया, आप उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बड़ी ब्रीफ टेबल है, उसमें आपको इसका आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का। स्टेट जो है वो बने बाद में, कुछ स्टेट बाद में भी बने। अभी लेटेस्ट जो स्टेट बना है, नाम बताओ कि कौन सा बना है? लास्ट तो सबसे तेलंगाना बना है सर। हाँ, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 जो है एंड 3 वो पार्लियामेंट को पावर देता है नए लॉ बनाने की, नया स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं वो, और वो बिल के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस जो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स से गवर्न किया जाता है। और अभी इसको जो है एसके धर एक कमीशन बनाया गया था, जिसने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पर अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो अभी करंटली हमारे कंट्री के अंदर कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज 7 है। 7 या 9। कुछ यूनियन टेरिटरी ऐड हुई, जैसे यूनियन टेरिटरीज अभी जम्मू करंटली, जम्मू हाँ कश्मीर अभी और लद्दाख को भी हाँ 9 हो जम्मू एंड जाएगा। कश्मीर और लद्दाख को मैं भूल गया, सॉरी, सही कह रहे हो। 7 + 9 2, हो जाएगा ना सर। हाँ 7 + 2 9 है। आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद 2 यूनियन टेरिटरी और ऐड हुई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो स्टेट में कन्वर्ट की जाने वाली है, वाली है, हाँ जिनको सर। स्टेट में कन्वर्ट किया जाने वाला है। आई वाज हैविंग दैट इंप्रेशन, दैट्स व्हाई आई तो उसके बाद स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, बहुत सारे एक्ट ऐसे बने। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। तेलंगाना से पहले झारखंड बना, झारखंड से पहले उत्तराखंड बना, उससे पहले छत्तीसगढ़ बना, उससे पहले गोवा बना। तो 1987 में गोवा बना। 2000 के आसपास 26 स्टेट छत्तीसगढ़ बना। 2007 में, जनवरी 2007, पता नहीं मार्च के आसपास 2007 में उत्तराखंड बना। 28 स्टेट झारखंड क्रिएट हुआ। बिहार से काट करके तेलंगाना 2 जून 2014 में बनाया गया, 29 स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टेट रिऑर्गेनाइज हुए, और इस तरह से इतना कंटेंट मैं आज आपसे ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता था। तो सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर उत्तराखंड को आपने 2007 में फॉर्मेशन बोला, जबकि वो तो उत्तराखंड उत्तराखंड का 2000 पहला दो इन जनवरी, सॉरी, उत्तराखंड जो बना है वो 2000 में बना है। और उत्तरांचल 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 नाम नाम था का बाद में 2000 में। एग्रीमेंट किया गया। हाँ, बाद और में एग्रीमेंट किया 2007 में उत्तराखंड करा गया, करा गया एग्रीमेंट उसे, किया गया जी। है ना। 2000 में ही तो बोला था मैंने उत्तराखंड। हो सकता है थोड़ा सा वो उत्तरांचल, ये हाँ, हो जाए। उत्तरांचल 2007-2000 में बना है। उत्तराखंड जो नाम आया है वो 2000 में उत्तरांचल, और 2007 में उत्तराखंड। 7 साल बाद उसका नाम उत्तराखंड कर दिया यस सर। गया। हाँ, उत्तर प्रदेश से इसको इसका रिट्रेंचमेंट हुआ था। तो दिस इज आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे। और इस तरह से यू विल बी फाइंडिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द ड्राइव ऑल्सो। वहां पर आप इसे एक बार पढ़ लेना। इवन दीज ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑल्सो। ठीक है ना, बुक में भी जो हमने आपको भेजी होगी वो आपको उसमें ये सारा डिटेल भी मिलेगा। सिंपली दिस इज mean to this class is mean to refresh all your memories which you were carrying previously also। ठीक है। आगे हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और इस सबको भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सर ये रिकॉर्ड हुआ है ना सर? हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी अभी। ठीक है ना, हाँ ड्राइव। सर ठीक है। और सर एक और रिक्वेस्ट था कि सर इकोनॉमिक्स सर्वे और थोड़ा बजट का किसी दिन क्लास रखते हैं।